इस अवधि के दौरान विपिन अथक रूप से पैसा कमा रहा था, तकनीकें इकट्ठा कर रहा था और साधना कर रहा था। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य अपने लेवल और शक्ति को तेजी से बढ़ाना था, ताकि वह मास्टर सेक को बचा सके। हालांकि उसे अभी अगले लेवल तक पहुंचना बाकी था, लेकिन उसने जो नई स्वर्ग की किस्मत से शक्ति हासिल की थी, वह उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ मिलकर ताकत का भ्रम पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। इसके साथ वह आत्मविश्वास से जेनिथ किंगडम में फिर से प्रवेश कर सकता था और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। पहले के विपरीत, जब उस पर राक्षस की टैग का बोझ था, एक भी गलत कदम असंख्य स्वर्ग के मास्टर को उसे घेरने के लिए प्रेरित कर सकता था। एक दुनिया के स्वामी के रूप में भी अपनी दुनिया को जलाने से प्राप्त अपार शक्ति पूरे डेस्टिनी हॉल के समन्वित पीछा से बचने की गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि उसकी नई दुनिया ने एक शरण प्रदान की। अगर उसके भाग्य का पता लगाया गया तो भाग्य की ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा भी आपदा का कारण बन सकता है, न केवल उसके लिए बल्कि नई दुनिया के लिए भी, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः व्यापक विनाश और पूरे ब्रह्मांड का पतन हो सकता है। यह निराशावाद या बेकार अटकलें नहीं थीं, बल्कि कठोर सत्य था। स्वर्ग का विनाश एक भयानक उदाहरण था। एक ही हथेली ने स्वर्ग को तोड़ दिया था और स्वर्ग को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। संभवतः एक दुर्जेय स्वर्ग के मास्टर के कारण जो युवराज के भाग्य का पता लगा रहा था। हथेली में कोई दिव्य ऊर्जा नहीं थी, केवल सामान्य ओरिजन ऊर्जा थी। फिर भी इसने स्वर्ग के आत्मा स्रोत को नष्ट कर दिया, जिससे पीले चूजे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अनगिनत देवता ने अपनी दिव्यता खो दी और विधर्मी आत्माएं बन गईं। पूरे स्वर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो गई, जिससे उसे जीवित रहने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा के ज्वार पर निर्भर रहना पड़ा। अगर विपिन ने बाद में स्वर्ग के मार्ग को पार नहीं किया होता और युवराज को पुनर्जीवित नहीं किया होता, तो स्वर्ग अंततः ढह जाता। यह पतन ऊपरी स्वर्ग और मास्टर टीचर महाद्वीप को भी अराजकता में डुबो देता, जिससे सब कुछ शून्य हो जाता। इस प्रकार खतरे का सामना करते हुए वह छिपने के लिए नई दुनिया का उपयोग कर सकता था, लेकिन अगर उसे थोड़ा भी पता चल गया तो दुनिया बिखर सकती थी, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती थी। वह इस संभावना पर दांव नहीं लगा सकता था। भले ही उसका लक्ष्य मास्टर सेक को बचाना था, लेकिन पहले उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। लगातार प्रयास के बाद अंततः उसे कुछ आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। ये टाइडल वेव मोमेंटम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन अब इसमें छठे लेवल के स्वर्ग के किस्मत की ताकत होनी चाहिए। विपिन ने अनुमान लगाते हुए अपने भटके हुए विचारों को खारिज कर दिया। इस टाइडल वेव मोमेंटम को एक असाधारण विधि का उपयोग करके एक योद्धा से निकाला गया था। इसमें लेवल 5 की क्षमता थी, लेकिन अभी तक यह अपने पीक पर नहीं पहुंचा था। लेवल 5 की क्षमता बिना किसी बाधा के सैद्धांतिक छत थी, वर्तमान वास्तविकता नहीं। जब विपिन ने इसे परिष्कृत किया, तब यह केवल लेवल 8 के आसपास था। इसकी विशुद्ध क्षमता और उच्च विनिर्देशों ने वेनम को अभिभूत कर दिया था। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की 20 मिलियन किस्में से इसे पुनः भरने के बाद इसकी शक्ति छठे स्तर पर पहुंच गई थी, जिससे एक प्रभावशाली आभा फैल रही थी। लेवल 6 के स्वर्ग की
दिव्य शक्ति 4 स्टार स्वर्ग के मास्टर के लेवल से मेल खाती थी। इसका मतलब यह था कि विपिन की स्वर्ग की किस्मत की समझ अब 4 स्टार स्वर्ग के मास्टर के बराबर थी, जो द्वारिका जैसे विशेषज्ञ से कहीं आगे थी, जो कि मात्र 3 सितारा था। दुर्भाग्य से टाइडल वेव मोमेंटम ने केवल ऑरा को बढ़ाया, लेवल या ताकत को नहीं। इस प्रकार उनका लेवल 9वें स्तर पर स्थिर रही। आम भाषा में कहें तो अब उसका ऑरा स्टार रिवर लेवल के 6ठे या 7वें लेवल के एक्सपर्ट के बराबर थी, लेकिन उसका लेवल अभी भी ओरिजिन कोर लेवल में दृढ़ता से निहित थी। जब विपिन इस पर विचार कर रहा था तो मोहन की आवाज ने उसकी ख्याल भंग कर दिया। मास्टर, क्या अभी जो ऑरा दिख रही थी वह स्वर्ग का किस्मत था? मैं इसे सीखना चाहूंगा। तुम? विपिन हैरान रह गया। मोहन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। एक ऐसी शक्ति जिसने उसे बिना किसी वास्तविक ताकत के जबरदस्त ऑरा दिखाने की अनुमति दी। यह दिखावा करने के लिए एकदम सही था। ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्ग का किस्मत दिखाऊंगा। तुम इसे समझ पाओगे या नहीं, यह तुम्हारी योग्यता पर निर्भर करता है। विपिन ने कुछ सोचने के बाद सहमति जताई। एक जोरदार गर्जना के साथ टाइडल वेव का आवेग एक बार फिर बढ़ गया। लहर के बाद लहर बाहर की ओर उठी, मानो आत्मा और मन को चीर रही हो। उसके सामने मोहन ने अपने दांत पीस लिए और सहन किया। अनिश्चित समय के बाद उसका पहले से तनावपूर्ण व्यवहार काफी हद तक शांत हो गया। मास्टर, मुझे मिल गया, मोहन ने कहा। उसकी चर्बी उत्साह से कांप रही थी। मुझे दिखाओ, विपिन ने उत्सुकता से कहा। मोहन ने अपनी भौहें उठाईं, अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधा और अपना ऑरा बिखेरा। एक पल में उसमें से एक शक्तिशाली उपस्थिति निकली, जो प्रभुत्व की एक निर्विवाद भावना को प्रकट कर रही थी। यह आभा स्टार रिवर रियल्म फर्स्ट लेवल विशेषज्ञ की आभा से अलग नहीं थी। यहां तक कि विपिन को भी पहली नजर में इसकी प्रामाणिकता को पहचानना मुश्किल लगा। ये विपिन दंग रह गया। मोहन ने जिस आभा को दोहराने में कामयाबी हासिल की थी, वह स्वर्ग के किस्मत के दूसरे चरण के बराबर थी, और उसने यह उपलब्धि केवल थोड़े समय के अवलोकन के बाद हासिल की थी। जैसे ही विपिन ने स्वर्ग की लाइब्रेरी पर नजर डाली, उसके दिमाग में ज्वारीय लहरों की गति का रिवर बैंक थोड़ा फैल गया। हालांकि वृद्धि मामूली थी, लेकिन इसने क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत दिया। प्रसन्न होकर विपिन ने सिर हिलाया। मोहन भले ही ब्लेड या तलवार की तकनीक में माहिर न हो, लेकिन जब बात चाल चलने की आती है तो वह एक स्वाभाविक प्रतिभा है। उसे ऐसी तकनीकों में निपुण बनाने से विपिन को आगे बढ़ने का आसान रास्ता मिल सकता है। मोहन को कुछ प्रशिक्षण देने के बाद विपिन एकांत में चले गए। चूंकि उन्होंने अपनी तकनीकों को स्वर्ग के पथों में ढाल लिया था, इसलिए अब धर्म पहलू क्षेत्र में सफलता पाने का प्रयास करने का समय आ गया था। जब विपिन अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, माया शहर अराजकता में डूब गया। सबसे पहले डेस्टिनी हॉल के हॉल मास्टर तूफान की हत्या कर दी गई। उसके बाद मेघ की मौत हो गई। इन दो
प्रभावशाली हस्तियों की मौत से सत्ता में शून्यता आ गई, जिससे व्यापक अशांति फैल गई। कई गुटों ने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के अवसर का लाभ उठाया और महत्वपूर्ण लाभ हासिल किया। उदाहरण के लिए, मायाशाही परिवार के दूसरे राजकुमार ने तख्ता पलटकर युवराज को कैद कर लिया और राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। डेस्टिनी हॉल के भीतर वाइस हॉल मास्टर ओडीन ने बुजुर्गों की एक परिषद बुलाई और उन्हें सर्वसम्मति से नए हॉल मास्टर के रूप में चुना गया। सत्ता में इस बदलाव के बीच छोटे हॉल और समूह भी अछूते नहीं रहे। एक समय में प्रभावशाली रहे श्वेत मेघ हॉल और कलिक योद्धा हॉल नष्ट हो गए, जबकि विशेष हॉल जैसे अन्य गुट प्रमुखता में उभरे। हालांकि विपिन को इससे कोई सरोकार नहीं था। उसने भुवनेश्वर की पहचान को पुख्ता करने के लिए वाइस हॉल मास्टर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। अब जब इसकी जरूरत नहीं थी तो इसमें देरी करने का कोई कारण नहीं था। माया शहर के उच्च वर्ग को अच्छी तरह पता था कि तूफान और मेघ की मौत का संबंध संभवतः भुवनेश्वर से था। फिर भी उसकी भयावह प्रतिष्ठा ने किसी को भी परेशानी मोल लेने से रोक दिया। विपिन ने दुर्लभ शांति का आनंद लिया। 3 दिनों की कठोर साधना ने विपिन की शक्ति को पीक पर पहुंचा दिया। उसकी आभा लगातार बढ़ती गई, जो आसन्न सफलता का संकेत था। अंततः एक गगनभेदी गर्जना के साथ उसका ओरिजिन कोर प्रतिध्वनित हुआ, जिससे एनर्जी का एक जबरदस्त प्रवाह निकला। उन्होंने भ्रमणशील क्षेत्र की बाधा को तोड़ दिया था और उनके पीछे एक विशाल दक्ष प्रकट हुआ था। दक्ष रैंक पीक अजेय दक्ष। अपनी सफलता के साथ ही विपिन की ताकत एक बार फिर बढ़ गई और वह आश्चर्यजनक रूप से 500 अश्वशक्ति तक पहुंच गई। कुछ ही दूर पर वेणम भी अपनी साधना में एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गया। पिछले 2 दिनों में उसने विपिन द्वारा सुझाई गई भूली हुई फूल घास प्राप्त की और उसका सेवन किया। जैसे ही जड़ी बूटी उसके गले से नीचे उतरी, एक उल्लासमय अनुभूति ने उसे अभिभूत कर दिया, जिससे उसका मन धुंधला हो गया और उसका उत्साह बढ़ गया। प्रैक्टिस करो। अपनी तंद्रा को दबाते हुए वेनम ने अपने चाकू को कसकर पकड़ लिया और अपना अभ्यास शुरू कर दिया। अपने ब्लेड के हर वार के साथ स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा उसके चारों ओर एकत्रित हो गई। उत्साहपूर्ण ध्यान की इस स्थिति में उसने अपनी शारीरिक सीमाओं पर काबू पा लिया और 1 दर्जन से अधिक निर्दोष प्रहार किए। अचानक उसके ओरिजिन कोर से एक गर्म ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिसने उसके मन को अद्वितीय स्पष्टता के साथ साफ कर दिया। इस उत्साह उत्तेजना के बाद की स्थिति ने उन्हें शांत और पूर्णतः संतुलित महसूस कराया। मैं सचमुच सफल हो गया हूं। अपनी नई शक्ति को महसूस करते हुए वेनम ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। स्टार रिवर 2nd लेवल के पीक पर कई वर्षों तक स्थिर रहने के बाद वह अंततः आगे बढ़ गया था। अपने स्टार रिवर 3rd लेवल में, जिसे शांति दायरे के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने व्याकुलता से एक नई स्वतंत्रता महसूस की। बाहरी चिंताओं से अप्रभावित पूर्ण ध्यान। वेनम की खुशी जल्द ही विपिन की दिशा से आने वाली एक शक्तिशाली आभा से बाधित हो गई, जिससे वह आश्चर्यचकित और भयभीत हो गया। झांग शुआन से निकलने वाली ऊर्जा की लहरें अब ज्वार की तरह उठकर 150 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गईं और उसे निराशा से भर दिया। ये ऑरा
इसमें दक्ष की शक्ति क्यों है? वेनम ने आश्चर्य से कहा। इस उपस्थिति से उसे जो दमनकारी आभा महसूस हुई, उससे पता चला कि वह व्यक्ति लेवल में उससे कहीं आगे निकल गया है। हालांकि दक्ष और औरा के अजीब मिश्रण ने अभिव्यक्ति को जगह से बाहर कर दिया। मैंने शायद गलत समझा होगा। अपना सिर हिलाते हुए वेनम ने इस विचार को खारिज कर दिया और विपिन के कमरे की ओर बढ़ गया। यहां मामला सुलझने के बाद अब जेनिथ किंगडम में लौटने का समय आ गया था। अन्यथा कौन जानता था कि उसकी अनुपस्थिति में उसके गुरु क्या कदम उठाएंगे। इस बात से अनजान कि वेनम ने उसकी सफलता की आभा को महसूस कर लिया है, विपिन ने अपनी दृष्टि अपने दक्ष पर केंद्रित कर ली। आमतौर पर अजेय दक्ष लेवल एक्सपर्ट का दक्ष 12 फीट की मामूली ऊंचाई पर खड़ा होता है, जो एक भूतिया या प्रेत की याद दिलाने वाला हल्का नीला रंग उत्सर्जित करता है। हालांकि यह एक प्रभावशाली आभा रखता था, लेकिन इसमें कोई सौंदर्य अपील नहीं थी। इसके विपरीत विपिन का दक्ष 24 फीट ऊंचा था और हल्के सुनहरे रंग का था। यह राजसी था, बादलों पर उतरते किसी दिव्य प्राणी के समान, जिससे किसी के लिए भी एक नजर में प्रतिरोध के विचार मन में आना असंभव था। यह इतना अलग क्यों दिख रहा है? विपिन ने जोर से सोचते हुए कहा, क्या यह 1000 हॉर्स पावर की बाधा को तोड़ने से संबंधित हो सकता है? यद्यपि वह सुनहरे रंग के सटीक कारण के बारे में निश्चित नहीं था, फिर भी उसे संदेह था कि इसका संबंध स्वर्ग भाग्य के करुणा के बारे में उसकी समझ से था। जैसे ही दक्ष उसके शरीर में पुनः विलीन हुआ, उसने महसूस किया कि उसकी दिव्य आत्मा और भी अधिक ठोस हो गई है। पहले उसकी आत्मा रात में दूर तक यात्रा कर सकती थी, लेकिन दिन के दौरान उसे पास ही रहना पड़ता था। अब उसे लगा कि वह सैकड़ों मील के दायरे में सुरक्षित रूप से घूम सकती है। यहां तक कि तेज आकाशीय हवाएं भी उसके सार को बिखेरना मुश्किल पाएंगी। फिर भी वह सतर्क रहा। शरीर को बिना सुरक्षा के छोड़ना जोखिम भरा था। शारीरिक सुरक्षा के बिना आत्मा कला या भाग्य हेरफेर में कुशल साधक उसे आसानी से नष्ट कर सकता था। तब उसका निर्जीव शरीर पूरी तरह से रक्षाहीन हो जाता। उसे भुवनेश्वर का मामला याद आया। उस आदमी ने विपिन को मारने के लिए उसकी दिव्य आत्मा का इस्तेमाल करके उसके शरीर को छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मोहन के हाथों मौत मिल गई। मास्टर, आपका अतिथि कक्ष में कोई इंतजार कर रहे हैं। मोहन आगे बढ़ा। उसकी साधना में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ। वह विरक्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। अपनी ज्वारीय लहर जैसी आभा से एक गहरी और असीम उपस्थिति बिखेर रहा था। विपिन ने अपने लेवल को छिपाया और अतिथि कक्ष में चला गया, जहां उसने लावण्या को चुपचाप बैठे देखा। उसकी नजर विचलित लग रही थी। वह विचारों में खोई हुई थी। पिछले कुछ दिन पूरे माया शहर के लिए उथल पुथल भरे रहे। कई लोगों ने एल्डर वैनम के हाथों सम्राट मेघ की मौत का कारण अघोर चाकू सेक्ट को अपमानित करना बताया। हालांकि लावण्या सच्चाई जानती थी। यह निस्संदेह भुवनेश्वर से जुड़ा था। सबसे पहले दिग्विजय को मार दिया गया और किसी ने सिल्वर स्टोन के नाम पर इनाम इकट्ठा किया और फिर सिल्वर स्टोन को
मार डाला। यह क्रम वैसा ही था जैसे मेघ ने सुभनाश को मारा, अपना इनाम लिया और फिर उसे मार दिया गया। यह सुझाव देना कि भुवनेश्वर इसमें शामिल नहीं था, यहां तक कि उसे भी इस बात पर विश्वास करना असंभव लगा। फिर भी चूंकि उसने इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहा, इसलिए वह भी चुप रही। हालांकि भुवनेश्वर रोजमर्रा की बातचीत में सौम्य और हानि रहित लगता था, लेकिन कार्रवाई में उसकी निर्दयता बेजोड़ थी। यहां तक कि लावण्य भी उसे हल्के में अपमानित करने की हिम्मत नहीं करती थी। लावण्य, उस कोमल आवाज ने उसे चौंका दिया और वह सोच में पड़ गई। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने भुवनेश्वर खड़ा था। कुछ ही दिनों के बाद वाइस हॉल मास्टर का व्यवहार और भी गहरा हो गया था। उसकी उपस्थिति और भी ज्यादा भारी हो गई थी। अपनी साधना को छिपाने के बावजूद लावण्य सहज रूप से जानती थी कि अगर वह चाहे तो उसे एक ही थप्पड़ से मार सकता है। वह जल्दी से खड़ी हुई, अपनी मुट्ठियां बांधी और झुककर प्रणाम किया। वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर, मैंने आपके अनुरोध के अनुसार तत्काल 150 डेस्टिनी डिस्क खरीदकर यहां ला दी हैं। उसने एक तरफ इशारा किया और विपिन ने फर्श पर ढेर किए गए डेस्टिनी डिस्क के ढेर को देखा। उत्कृष्ट! विपिन ने बार बार सिर हिलाया, प्रसन्नता महसूस की। अपनी स्वर्ग के दिव्य ऊर्जा को समाप्त करने के बाद यह समय पर डिलीवरी एक नींद में डूबे हुए व्यक्ति को दिए गए तकिए की तरह महसूस हुई। यद्यपि 150 डिस्क बहुत ज्यादा नहीं थीं, फिर भी वे फिलहाल पर्याप्त थीं। जब तक वह अपने स्वर्ग की करुणा फेट को अपग्रेड करने या अपने टाइडल वेव मोमेंटम को बढ़ाने से परहेज करता। एक सहज लहर के साथ डिस्क उसकी नई दुनिया में गायब हो गई। मुड़ते हुए उसने मोहन को संकेत दिया, जो एक गर्म मुस्कान के साथ उसके पास आया। लावण्य, यहां 3 अरब ओरिजिन सिक्के हैं। जुआ और कूड़ा बीनने की बदौलत विपिन ने काफी संपत्ति अर्जित कर ली थी। हालांकि 3 अरब एक बड़ी रकम थी, लेकिन यह उसकी पहुंच से बाहर नहीं थी। यह, लावण्य ने फिर से झुकने से पहले संकोच किया। वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर, अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो इन डेस्टिनी डिस्क को उपहार के रूप में लें। क्या मैं आपकी सहायता करूं? विपिन ने हैरान होकर पूछा। लावण्य ने बताया, सच कहूं तो मैं भी एक स्वर्ग की मास्टर हूं और फॉक्स चार्म फेट की प्रैक्टिस करती हूं। इस खास रास्ते पर मुझे युवा और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए बहकाना पड़ता है। उनकी प्रतिभा जाबा जितनी ज्यादा होगी, मैं उतनी ही ज्यादा प्रगति करूंगी। विपिन हैरान रह गया। हालांकि उसे पता था कि वह फॉक्स चार्म फेट में माहिर है, लेकिन उसने इसकी साधना पद्धति इतनी अनोखी होने की उम्मीद नहीं की थी। तो क्या आपका अनुरोध इस फॉक्स चार्म फेट से संबंधित है? विपिन ने पूछा। हां, उसने अपने होंठ काटते हुए स्वीकार किया। मुझे उम्मीद है कि वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर मेरे आकर्षण को स्वीकार करेंगे और मेरे साथ मेरे कबीले में वापस आएंगे। तुम्हारा आकर्षण स्वीकार कर लूं और अपने कबीले में वापस लौट जाऊं। विपिन स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर जोश से हिलाया। माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे पास सिद्धांत हैं। क्या मजाक है? फटी डेस्टिनी डिस्क के लिए
वह उससे यह उम्मीद कर रही थी कि वह ऐसा करेगा। लावण्या शर्मा गई और जल्दी से समझाया, आप गलत समझ रहे हैं वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर। मेरा मतलब है, मुझे उम्मीद है कि आप मंत्रमुग्ध होने का नाटक कर सकते हैं और मेरे साथ वापस आ सकते हैं। एक बार जब मैं भाग्य का उत्तराधिकारी बन जाती हूं तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा आपकी इच्छा शक्ति के साथ, भले ही मैंने कोशिश की हो, मुझे संदेह है कि मैं वास्तव में आपको आकर्षित कर सकती हूं। वह सही थी, उसने कई बार ऐसा करने की कोशिश की थी, यहां तक कि सीमा रेखा पर अभद्र तरीकों का भी सहारा लिया था। फिर भी वह अंधे की तरह बेखबर रहा, जिससे वह पूरी तरह निराश हो गई। नहीं, मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता, विपिन ने दृढ़ता से मना कर दिया। उसकी पत्नी विपिन वर्ल्ड में थी। उसका आकर्षण स्वीकार करो और उसके साथ चले जाओ। क्या वह मौत मांग रहा था? लावण्या की अभिव्यक्ति चिंताजनक हो गई। कृपया वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर, कबीले का चयन आधे महीने में है। अगर मैं उपयुक्त उम्मीदवार खोजने में विफल रही तो मैं भाग्य को विरासत में पाने के सभी अवसर खो दूंगी। ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं, विपिन ने जवाब दिया। इसके अलावा क्या आपकी आकर्षण तकनीक युवा, अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर सबसे अच्छा काम नहीं करती है? मैं बहुत बूढ़ा हूं और ऐसे मानदंडों के लिए अयोग्य हूं। वर्तमान में भुवनेश्वर के रूप में प्रच्छन्न 50 के करीब उम्र के व्यक्ति विपिन की 9वीं स्तर के ओरिजन कोर माया शहर के लिए प्रभावशाली थी। हालांकि जेनिथ किंगडम या व्यापक क्षेत्रों में उन्हें शायद ही कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाएगा। लावण्या ने उसकी जांच की और दांत पीसते हुए कहा, वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर, मुझे लगता है कि आपकी पहचान एक दिखावा है। आपकी असली उम्र शायद 30 साल से कम है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? विपिन ने भौहें सिकोड़ी। गहरी सांस लेते हुए लावण्या ने समझाया, हर कोई जानता है कि तलवार चाकू सेक्ट के पास एक बेजोड़ खुफिया नेटवर्क है, लेकिन ब्लैक मार्केट की जानकारी उतनी ही विश्वसनीय है, अगर बेहतर नहीं है। अगर मैं सही हूं तो आप वाइस हॉल मास्टर भुवनेश्वर नहीं हैं।